नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है बायोमोलिक्यूल का, और वो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में न्यूक्लिक एसिड्स। आप लोगों को मैंने टर्पिनॉइड बताया था ना, जरा प्रोस्टाग्लैंडिन से पहले देख लो क्या लिखा है। टर्पिनॉइड सर। वेरी गुड। तो दैट मींस हम लोग का फैट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें लिख लेना आप न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड्स आर the polymers of nucleotides that are connected by that are connected by 3' 5' phosphodiester bonds. तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और वो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे और वो ना न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये वाले मोनोमर्स, और हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉलीमर्स। जरा प्रोटीन क्या पॉलीमर था या प्रोटीन मोनोमर था? जो प्रोटीन पॉलीमर था या मोनोमर था? पॉलीमर। पॉलीमर, गुड है। और प्रोटीन का मोनोमर क्या था? एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर था और यहाँ में न्यूक्लियोटाइड है मोनोमर न्यूक्लिक एसिड का। तो इसमें लिख लेना न्यूक्लिक एसिड्स एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। और बच्चों यहाँ तो ये हेरिडिटरी मटेरियल एक्ट करता है। Nucleic acids acts as genetic material, hereditary material, as they carry information from parents to offspring। अगर आप लोगों में शायद कोई भी आप अपने एरिया में बाहर जाओगे तो वहां पे ना कोई आप लोगों से कहेगा अरे आप उसके भाई हैं क्या, या कहेंगे आप उसके बेटे हैं या उसकी बेटी हैं क्या। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको करेक्टर मिल रहा है, और या तो आपके मम्मी से या तो आपके डैडी से। तो अब आपके मम्मी डैडी के जो करेक्टर होंगे वो आपके भाई बहन में होंगे। तो कभी कभार किसी का हम लोग भाई देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई वो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि करेक्टर मिल रहा है। तो बच्चों अब बता दो वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरी कर रहा है, क्या है उन मॉलिक्यूल्स का नाम? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल है, और जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से टू द ऑफस्प्रिंग मींस बच्चों तक। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है या तो ये हो सकता है डीएनए और या तो ये हो सकता है आरएनए। सो देखो द टू टाइप्स ऑफ nucleic acids are डीएनए, और बच्चों दूसरा वाला आरएनए होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा डीएनए आरएनए का, और उसके बाद हम और चीजें सीखेंगे। तो आप लोग एक कॉलम में लिख लो डीएनए। और बच्चों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
यहाँ पे लिख लेना दूसरा आरएनए, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। Now there are two types of nucleic acid. One is DNA and second one is RNA. तो इसमें हम लोग पहला डिफरेंस लिख लेना डीएनए का। इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। फाउंड इन मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों इसमें लिख लेना कि इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल ओनली इन, एक तो रियो वायरस में, और बच्चों दूसरा तरह का वायरस होता है उसको हम लोग कहते हैं टीएमवी, और वो टीएमवी का नाम लिखना टोबैको मोज़ैक वायरस। It acts as genetic material only in retrovirus and TMV, and TMV is tobacco mosaic virus। और ये ज्यादातर है, हम प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं कुछ, और उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे रियो वायरस है और टीएमवी है, तो उनमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आर यू डन विद दिस? चलो अब हम लोग इसका दूसरा डिफरेंस पे जाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू कर लेना और दूसरा डिफरेंस लिख लेना उधर में। इट इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और बच्चों इसमें लिख लेना इट इज मेनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ में तीसरा लिख लेना इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑर्गेनिज्म, सॉरी सम सेल ऑर्गेनल्स। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और बच्चों जैसे क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे लिख लेना इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डीएनए आरएनए का, और आप लोगों को आगे कोर पता चल जाएगा। मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, और जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो बताया था इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, तो उस डीऑक्सीराइबो शुगर की वजह से इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहता है। और आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं बिकॉज इसमें राइबो शुगर है। ये ज्यादातर रहता है जेनेटिक मटेरियल, और ये इन दोनों में रहता है, रियो वायरस और टोबैको मोज़ैक वायरस में। तो बच्चों हम लोगों का जो डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में ज्यादातर होता है, और जो ये आरएनए है ये सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादातर होता है। और लेकिन न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा
डीएनए होता है कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर। एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और उस न्यूक्लियोलस में भी आरएनए प्रेजेंट होता है बिसाइड्स दिस साइटोप्लाज्म। तो फिलहाल आप लोग इन डिफरेंसेस को याद रख लेना, और मैं आप लोगों को आगे और भी सिखाते रहूंगा। तो लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ये न्यूक्लिक एसिड है ये बना था न्यूक्लियोटाइड का। अब हम लोग देखेंगे ये न्यूक्लियोटाइड पहले और बाद में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग हेडिंग कर लेना अब, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें आप लोग लिख लेना ईच न्यूक्लियोटाइड is made up of three components. Such as, बच्चों सबसे पहला कंपोनेंट आप लोग याद रख लेना, इसमें शुगर होता है, और जो सेकेंड कंपोनेंट होगा न्यूक्लिक एसिड में वो होता है फॉस्फेट। बच्चों तीसरा कंपोनेंट जो है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं रखना, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो बाकी वरी से। जो भी कोई दिमाग में किसी का परेशानी है या अभी कोई कहीं और खोया हुआ है, वो सारा चीज छोड़ दो। अभी बस फोकस कर लो बोर्ड पे, और फोकस कर लो मेरे कम्युनिकेशन पे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ। और देखो तब जाके आप लोगों का दिमाग पूरा काम करेगा। अगर कोई बच्चा कहेगा अरे यार मैं क्या करूं, अब कैसे पढूं, अब कैसे होगा ये क्या हो रहा है, या कोई दूसरा मसला दिमाग में रख लेगा, तो उसका ब्रेन 100% काम नहीं करेगा और वो सीखेगा नहीं परफेक्टली। इसीलिए अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को फ्री करो बाकी टेंशन से, और खाली फोकस कर लो बोर्ड पे, और मैं जो आप लोगों को कह रहा हूँ उस पर फोकस कर लो, और देखो कितना अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। तो अब आप लोगों को मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। पहले मैं इन कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को इन कंपोनेंट्स को जोड़ना सिखाऊंगा, और ताकि हम बनाए न्यूक्लियोटाइड को। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो अब देख लो बच्चों, हम लोग इस पहले वाले कंपोनेंट को लेंगे, और ये पहला वाला कंपोनेंट जो बताया मैंने आप लोगों को शुगर, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट में, और यहाँ आप लोगों का रिवीजन होगा। सो इसमें लिख लेना पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर दैट इज राइबोस and deoxyribose. Is present in RNA and DNA respectively. और ये एक और डिफरेंस हो गया डीएनए आरएनए का। तो बच्चों इसमें होता है पेंटोज राइबोस शुगर आरएनए में, और इसमें होता है डिऑक्सीराइबो, तभी इसको डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसको तभी कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर में आपको कार्बोहाइड्रेट में सिखाया था कि 5 कार्बन एटम वाला शुगर होता है ये। तो अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट करता हूँ, और यहाँ में अगर आप लोगों को याद होगा तो पेंटोज शुगर मैंने आप लोगों को ऐसे दिखाया था, उसका रिंग। तो ये वाला 5 मेंबर्ड रिंग को मैंने फ्यूरानोस रिंग कहा था। और अगर आप लोगों को याद भी होगा कि मैं आप लोगों को राइबोस और डिऑक्सी राइबोस के बीच में डिफरेंस कहा था, कार्बन एटम सेकंड पे होता है, और कार्बन एटम सेकंड पे। अब यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि इधर में OH जब बताया था ऊपर होगा तो बीटा एनोमर होता है, और अगर OH नीचे होगा तो अल्फा एनोमर है। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड में याद रख लेना
बीटा एनोमर प्रेजेंट होता है, तो OH ऊपर होगा। और ये वाला सेकेंड कार्बन एटम था और इधर में H है और इधर में OH है। और ये वाला भी थर्ड कार्बन एटम है, इधर में भी H है, इधर में भी OH है। और बच्चों ये वाला यहाँ में फिफ्थ कार्बन एटम है। और यहाँ में CH2OH था और यहाँ में H था। और अब देखो ये वाला वन कार्बन एटम, इसको हम 1 प्राइम लगाएंगे, ये वाला 2 इसके साथ प्राइम लगाएंगे, और ये वाला 3 इसके साथ प्राइम लगाएंगे, ये वाला 4 इसके साथ प्राइम लगाएंगे, और ये वाला 5 इसके साथ प्राइम लगाएंगे। और आगे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों हमें 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम यूज करना है। अब अगर आप लोग को याद होगा, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में कार्बन एटम सेकंड पे डिफरेंस था। तो राइबोस में HNOH था, इधर में HNH था, और यहाँ में H होगा और यहाँ में OH होगा। और बच्चों इधर में H होगा और यहाँ में CH2OH होगा। And this will be here carbon atom 1, this will be here carbon atom second, this will be here carbon atom third, this will be fourth and this will be fifth. और ये वाला शुगर जो होगा, this will be definitely ribose sugar. और बच्चों ये वाला शुगर जो है, this is deoxyribose sugar. क्योंकि deoxyribose शुगर में कार्बन एटम सेकेंड पे बताया था आप लोगों को कि HNOH होता है, ये वाला, और यहाँ में HNOH था। और देखो जब OH ऊपर होगा तो बीटा एनोमर, जब OH ऊपर होगा तो बीटा एनोमर होगा। सो ये 5 कार्बन एटम शुगर है और 5 कार्बन एटम शुगर को कहते हैं पेंटोज शुगर। अब DNA में कौन सा शुगर होता है, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस? DNA में कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस। और RNA में राइबोस, इट इज द राइबोस शुगर। बच्चों ये हो गया आप लोगों का। तो ये पहला कंपोनेंट है और जिसका नाम था शुगर। तो अब हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे और वो फॉस्फेट है। बच्चों इस फॉस्फेट को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी कहेंगे और इसको हम लोग फॉस्फेट भी कह सकते हैं। और इसमें लिख लेना, it contains a pentavalent phosphorus। और ये नेगेटिव चार्ज देता है DNA को। पहले मैं आप लोगों को यहाँ में पेंटावेलेंट फास्फोरस होगा बीच में, और फास्फोरस का वैलेंसी 5 होगा, OH OH एंड OH। तो बच्चों अगर ये एक एसिड है, ये प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, तो रिलीज करेगा प्रोटॉन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो बच्चों ये नेगेटिव वाला जब हम आयनिक फॉर्म लिखते हैं, तो जब हम न्यूट्रल फॉर्म एसिड का नाम देते हैं उसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। और अगर आप लोग आयनिक फॉर्म में लिखें तो उसमें आता है फॉस्फेट। तो आयनिक फॉर्म में हमेशा आप लोग लास्ट में 8 लगाते हैं, और बच्चों न्यूट्रल वाले फॉर्म में हमेशा आप लोग एक एसिड लगाते हैं। तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड और ये वाला हो गया फॉस्फेट। अब देखो इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इधर में है, ये नेगेटिव चार्ज जो इधर में है, और इस नेगेटिव चार्ज जो है वजह से अब DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो देखो इसमें DNA is negatively charged due to phosphate।
और बच्चों ये फॉस्फेट जो है न्यूक्लिक एसिड को एसिड भी बनाता है, तो लिखो फॉस्फेट also provides acidic character to nucleotides या न्यूक्लिक एसिड्स। देखो हमने डीएनए का नाम क्या था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम क्या था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बताओ बच्चों क्यों हम लोग वो नाम देते हैं एसिड उसका, इसी फॉस्फेट की वजह से। अगर उसमें फॉस्फेट ना होता तो हम लोग एसिड उसको नाम नहीं देते। तो अब चाहे न्यूक्लियोटाइड हो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, और वो एसिड होता है ड्यू टू दिस फॉस्फेट, और यही फॉस्फेट डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड। अब बताओ डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है या डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। ओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। आर यू डन विद दिस? ये हो गया भैया? यस सर। तो अब आप लोग तीसरा कंपोनेंट लिख लेना, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो लिख लेना नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में लिख लेना इट इज द नाइट्रोजन containing heterocyclic rings या heterocyclic compounds। It is the nitrogen containing heterocyclic compound that is either derivative of purine, और purine में लिख लेना है 9 membered compound। और या लिख लेना है और pyrimidine या pyrimidine, और इसमें लिख लेना है 6 membered। तो बच्चों पहले मैं आप लोगों को प्यूरिन और पायरिमिडाइन का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, और देखो फिर नाइट्रोजनस बेसिस का आप लोग आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ में एक N होगा, और फिर यहाँ में एक N होगा, और बच्चों यहाँ में कार्बन होगा, और ये कार्बन N के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ में एक और N होगा, और यहाँ में एक और N होगा, और ये N दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाए, तो ये प्यूरिन है। तो पायरिमिडीन जो है उसमें N होता है इधर, और यहाँ में N होगा, और इधर में और इधर में कार्बन होगा, और वो कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला पायरिमिडाइन है। तो अब देखो हम लोग डबल बॉन्ड को अरेंज करते हैं, इधर में डबल बॉन्ड, इधर में डबल बॉन्ड, और इधर में डबल बॉन्ड, इधर में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बच्चों इधर में भी डबल बॉन्ड होता है। अब देखो इस नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होना चाहिए, 1 2, और यहाँ में H डालेंगे, और ये हो गया प्यूरिन, दिस वन। और ये वाला हो गया पायरिमिडाइन। अब देख लो आप, मैंने 9 मेंबर्स कहे थे, तो 9 मेंबर्स में से जब इसका हम लोग नंबरिंग देते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर इसका 7, इसका 8, इसका 9।
और जब इसका नंबरिंग देते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों अब बताओ प्यूरिन में कितने मेंबर्स हैं? 9 प्यूरिन में members, 9 मेंबर्स, और पायरिमिडीन में बता दो कितने मेंबर्स हैं? 6 members. 6 मेंबर्स। अब बता दो क्या इस रिंग में सेम तरह के एटम्स हैं या इस रिंग में डिफरेंट तरह के एटम्स हैं? यहाँ में क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ में क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ में क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ में क्या है? नाइट्रोजन। अब बताओ बच्चों क्या इस रिंग में सेम तरह के एटम्स है या डिफरेंट तरह के एटम्स है? डिफरेंट। डिफरेंट। तो वो रिंग जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स है उनको क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। और प्लस नाइट्रोजन है इसमें। So nitrogenous bases are nitrogen containing heterocyclic compounds because उनमें सेम तरह का एटम नहीं है, उनमें रिंग में अलग अलग तरह के एटम्स। अगर यहाँ कार्बन 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 होता तो हम इसको हेट्रोसाइक्लिक, हम होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो इन्हीं प्यूरिन से और इन पायरिमिडीन से हमें मिला है नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमें देखना है वो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है। तो now put a heading there and write types of nitrogenous bases. टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो बच्चों इस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस में एक बेस जो है उसको हम लोग कहते हैं प्यूरिन बेसिस, और दूसरा होगा पायरिमिडाइन बेसिस। जरा क्या ये प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन ही है या प्यूरिन का डेरिवेटिव है? बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस क्या प्यूरिन है या प्यूरिन का डेरिवेटिव है? यहाँ देखो लिखा हुआ है आइदर व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन या तो पायरिमिडाइन। तो इसमें नो डाउट प्यूरिन होगा लेकिन मॉडिफिकेशन होगा, और इसीलिए हम लोग अगर इससे मिलेगा तो प्यूरिन बेसिस, अगर इससे मिलेगा तो पायरिमिडाइन बेसिस। तो अब दो तरह के बेसिस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं प्यूरिन बेस और एक को कहते हैं हम लोग पायरिमिडाइन बेस। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो अब इसमें से आप लोग पहला वाला हेडिंग कर लेना और लिख लेना प्यूरिन बेसिस। तो प्यूरिन बेसिस में आप लोग लिख लेना दे आर derivatives of nine membered purine. Thus, they contain nitrogens. Thus, they contain nitrogen at 1 में, 3 में, 7 में and 9 positions. देख लो बच्चों इधर आप लोग रिंग में 1 में, 3 में, 7 में, 9 में नाइट्रोजन है, यहाँ में 1 में और 3 में। तो वही मैंने लिखा कि they contain nitrogen at 1, 3, 7 and 9 positions. और ये बेसिस जो है दो है। तो बच्चों एक होता है they are of two types. तो एक को हम लोग कहते हैं एडिनाइन और they are of two types. फॉर एग्जाम्पल एक को एडिनाइन कहते हैं। बच्चों एडिनाइन को हम लोग शॉर्टली ए से लिखते हैं और इसका पूरा नाम जो है 6 अमाइनो प्यूरिन।
और दूसरा जो है गोनाइन है, और इस गोनाइन को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका पूरा नाम जो है वो 2-amino 6-oxo प्यूरीन। जरा मुझे दो बेसिस का नाम बता दो, प्यूरीन बेसिस का। एडेनाइन गुआनाइन सर। एडेनाइन एंड गुआनाइन, दे आर द प्यूरीन बेसिस। और इसका एडेनाइन का पूरा नाम है 6-amino प्यूरीन, और गुआनाइन का पूरा नाम है 2-amino 6-oxo प्यूरीन। अब देख लो बच्चों कितना इजी है इनका स्ट्रक्चर बना लेना। मैं यहाँ में प्यूरीन ही बना लूंगा, और प्यूरीन में आपको सिखाया था कि ऐसे होता है नाइट्रोजन, फिर कहा था उसमें नाइट्रोजन, और फिर कहा था उसमें यहाँ में कार्बन, और यहाँ में कार्बन, और यहाँ में मैं कहा था ये इसके साथ लिखूंगा। And then I told you here it will be nitrogen, and then I told you it will be nitrogen, and then I told you it will be nitrogen, और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ में हाइड्रोजन होगा। अंदर वाले डबल बॉन्ड हम अभी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ में मैं गुआनाइन बता दूंगा। गुआनाइन में भी सेम N बच्चों, यहाँ में N और यहाँ में N और यहाँ में N होगा, और यहाँ में N होगा, और यहाँ में ये दोनों कार्बन से लिंक हो गए, और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ में हाइड्रोजन होगा। अब देख लो इधर, यहाँ में कार्बन है, CH है इधर, तो बच्चों उस कार्बन का यहाँ में ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, यहाँ में ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, और यहाँ में डबल बॉन्ड था। ये वाला मैं प्यूरीन ही बनाया, अभी कुछ नया नहीं बनाया। तो अब देख लो इस प्यूरीन के 6th कार्बन एटम पे आ रहा है अमाइनो ग्रुप। तो बच्चों जब वो 6th कार्बन एटम पे अमाइनो ग्रुप आएगा, तो अमाइनो ग्रुप बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो अब देखो ये जो कार्बन बीच में है उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस रिंग में और कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट मीन्स जो ये वाला रिंग है इसका हम नाम दे सकते हैं अब एडेनाइन। तो तभी कहा 6-amino प्यूरीन, तो क्योंकि ये आप लोगों को पहले ही पता चला, ये वाला जो है ये कार्बन एटम 1 होता है, ये कार्बन एटम 2, सॉरी नाइट्रोजन 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, और ये कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कार्बन 8 एंड नाइट्रोजन 9। तो देखो 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आया तो बना एडेनाइन। अब देखो इधर में ये गुआनाइन का नाम, तो गुआनाइन का नाम जो होगा तो इसमें आप लोगों को लिखना है 2-amino, सो मतलब सेकेंड पे यहाँ में अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। और अब देखो इधर डबल बॉन्ड इधर रहेगा ही, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बच्चों जब मैं इधर में ऑक्सो डालता हूं ना, तो वो ऑक्सो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। अब देखो कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया इधर, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ में देख लो क्या था, डबल बॉन्ड। तो अगर मैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल दूं, अगर मैं ये डबल बॉन्ड डालूं इधर जो था रिंग में, तो यहाँ में कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो सही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस डबल बॉन्ड को हटाऊंगा, और मैं यहाँ में नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 ही हो गया। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना था पहले, 3, लेकिन अब अगर डबल बॉन्ड हटाऊंगा तो क्या होगा, 2। तो इस नाइट्रोजन पे मैं अटैच करूंगा हाइड्रोजन। तो ये आप लोगों को पता है कि अमाइनो ग्रुप अटैच होने से डबल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि अमाइनो ग्रुप भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। यहाँ में देखो इस कार्बन का वैलेंसी 1, 2, 3, 4, तो अब ये 2 पे है, ये 1 है, और बच्चों ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। अब देख लो 2-amino 6-oxo purine and it is guanine। क्या ये समझ आया आप लोगों को?
Sir, they contains nitrogen at 1, 3, 7 and 9 sir. 3 से सर क्या डायरेक्ट 7 हो गया था सर. नहीं, ये 1 3 है ना, 1 3 7 और 9 पे क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो, इसमें प्यूरिन में एक पे, तीसरे पे, 7th पे और 9th पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो वही मैंने लिखा कि they contain nitrogens at 1 3 7 9 positions। अब समझ गए? So this was regarding the purine basis, और एक था एडेनाइन, दूसरा गोनाइन, और ये एडेनिन और गोनिन का स्ट्रक्चर है, और जो एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया है, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना ही पड़ता है। और अब देख लो बच्चों, इधर में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब सेकेंड वाला पायरिमिडिन बेसिस। और इसमें लिख लेना दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ derivatives of 6-membered pyrimidine। अब बताओ कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन होगा? जरा खुद बताओ, ये पहले खुद ट्राई कर लो। 10 दे हैव नाइट्रोजन एट, अगर आप लोग खुद ट्राई करेंगे दैट मीन्स आप लोग सीख रहे हैं। 10 दे हैव नाइट्रोजन एट 1, 3 sir. वेरी गुड, 1 and 3 पोजीशन। तो ये देखो, यहाँ में 1 में था और 3 में था, और इसी प्यूरिन का मॉडिफिकेशन है ये। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। और इसमें आप लोग पहला वाला टाइप जो है वो लिख लेना साइटोसिन, और इसको रिप्रेजेंट करता है सी से, और इसका पूरा नाम जो है वो 4 अमाइनो है, 2 ऑक्सो पायरिमिडाइन। और देन यूरासिल, और इसको यू से रिप्रेजेंट करता है, इसमें 2 4 डाइऑक्सो पायरिमिडाइन। क्लियर? तो बच्चों, इसके बाद आप लोग लिख लेना तीसरा थायमीन, और वो थायमीन जो है वो टी होगा, और इसमें आप लोग लिख लेना थायमीन में 2 4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडाइन। और या तो और लिख लेना 5 मिथाइल यूरासिल। या इसको 2 4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडाइन कहते हैं, और या इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। जरा बच्चों, यूरासिल का पूरा नाम बता दो, क्या है यूरासिल का पूरा नाम? यूरासिल का पूरा नाम क्या है? इधर लिखा जो है 2 4 2 हाँ 4 डाइऑक्सो पायरिमिडाइन, डाइऑक्सोपाइरिमिडाइन। है ना? तो अब ये पायरिमिडाइन जो है, जरा देख लो इसमें, जरा इसका नाम क्या दूंगा मैं, इसका जो मैंने रेड के अंदर रखा है।
ब्रेड के अंदर वाले का नाम क्या होगा? 2,4-डाइऑक्सोपाइरिमिडाइन, यूरासिल। यूरासिल। अब बताओ इस यूरासिल के 5वें पोजीशन में क्या है? मिथाइल। तो क्या कहेंगे हम, थाइमीन का दूसरा नाम क्या होगा? 5-methyl urasil। यूरासिल, बिकॉज ये है 2,4-डाइऑक्सो-5-मिथाइल-पाइरिमिडाइन। So that means 2,4-dioxopyrimidine is uracil. That's why thymine is also called as 5-methyl uracil. अब देख लो इनका स्ट्रक्चर कितना इजी है अगर आप लोग को पाइरिमिडाइन का स्ट्रक्चर याद रहा होगा। मैं सबसे पहले पाइरिमिडाइन का रिंग सी बना लूंगा और एक यहाँ में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, और फिर मैं यहाँ पे यूरासिल बनाऊंगा, और बच्चों इधर मैं भी यूरासिल ही बनाऊंगा। तो अब इसके लिए मैं पहले आप लोगों को पता है कि इधर में डबल बॉन्ड था तो इधर में डबल बॉन्ड रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों देखो 4 एमाइनो, तो मींस एमाइनो ग्रुप जब यहाँ में बाइंड होगा तो एमाइनो ग्रुप से आप लोगों को पता चला था कि वैलेंसी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला जो है डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन 2 ऑक्सो इधर है, तो जब ये 2 ऑक्सो हो जाएगा तो ऑक्सो ग्रुप होने से डबल बॉन्ड ओ आ जाता है। तो दैट मींस जो ये वाला डबल बॉन्ड है अब ये नहीं रह पाएगा इधर, क्या अगर रहेगा 1 2 3 4 5 होगा। सो यहाँ में ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ में इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाएगी तो इसको हम हाइड्रोजन देंगे इधर। तो बिकॉज आप लोगों ने नंबरिंग जो दिया था अब पाइरिमिडाइन का वो इधर से स्टार्ट किया था 1 2, सॉरी वो हमने क्लॉकवाइज स्टार्ट किया था, वो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, इधर में 5 और इधर में 6। तो बच्चों अब ये 4 एमाइनो 2 ऑक्सो pyrimidine and this is cytosine। तो देखो आप इसमें 2,4-डाइऑक्सो मींस 2 पे भी ऑक्सो और बच्चों 4 पे भी ऑक्सो, तो दैट मींस जो डबल बॉन्ड होगा वो खाली इधर वाला रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि 5 हो जाएगा वैलेंसी, तो इसीलिए यहाँ में हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो बच्चों ये वाला डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ में हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो जब 2,4-डाइऑक्सो पाइरिमिडाइन होगा, so what is the name of that base? यूरासिल। तो अब देखो यूरासिल ही बना लो आप लोग, यहाँ में डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो मिथाइल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड से। सो मिथाइल ग्रुप अटैच होने से डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो रहेगा, लेकिन यहाँ में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो इसीलिए यहाँ में हाइड्रोजन, यहाँ में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो इसीलिए इधर में हाइड्रोजन, तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा दिस विल बी थायमिन। क्लियर? और ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। साइमल्टेनियसली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो 2,4-डाइऑक्सो 5-मिथाइल पाइरिमिडाइन इज थाइमिन। सो ये है पाइरिमिडिन बेसिस का स्ट्रक्चर और ये इनका पूरा नाम है। या तो आप लोगों को बेसिस का स्ट्रक्चर ही रटना है डायरेक्टली, और या तो आप लोगों को रटना है प्यूरिन और पाइरिमिडाइन, ये और प्लस ये नाम रटने 6 अमाइनो प्यूरिन और ये 3 नाम, तो फिर आप लोग स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। समझना भी जरूरी है लेकिन मेमोराइज करना भी जरूरी है। तो आप लोगों को खुद पता चल रहा है कि भाई हम लोगों ने समझ लिया
तो लेकिन अब अगर हम लोग खुद ना पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो घर में बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो तब जाके ये परफेक्टली इंसान का दिमाग में रह जाएगा। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. So this was regarding the pyrimidine bases theory. अब कौन कौन सा बेस pyrimidine बेस है? कौन कौन सा बेस है pyrimidine बेस है? Cytosine, uracil, thymine, sir. थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। जरा कौन कौन सा बेस प्यूरिन बेस है? अरे कौन सा बेस प्यूरिन बेस है? Adenine, guanine. वेरी गुड, एडेनाइन एंड गुआनिन। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट को, बोथ डीएनए एंड आरएनए हैज 4 टाइप्स ऑफ बेसिस। Four types of bases. So लिखो DNA contains adenine, guanine, cytosine and thymine. तो बच्चों आरएनए में जो रहता है, आरएनए contains adenine, guanine, cytosine and uracil. तो इसमें आप लोग लिख लेना थायमीन is present only in DNA, और इधर में लिख लेना uracil is present only in RNA. जरा आप डीएनए में कितने तरह का बेसिस हो सकता है? बच्चों डीएनए में कितना तरह का बेसिस हो सकता है? 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। और आरएनए में भी 4 तरह के बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब देखो यहाँ में भी एडेनिन, इधर में भी गुआनिन, इधर में भी साइटोसिन, इधर में भी, लेकिन इधर में थाइमीन, इधर में यूरासिल। तो अब आपको याद रखना है कि जो ये थाइमीन है ये खाली प्रेजेंट होता है डीएनए में, और बच्चों यूरासिल हमेशा प्रेजेंट होता है आरएनए में। यूरासिल डीएनए में नहीं हो सकता, थाइमीन आरएनए में नहीं हो सकता। तो ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग यहाँ पे लिख लेना, देखो बोथ purines that is adenine and guanine are common between DNA and RNA। और बच्चों यहाँ पे लिख लेना cytosine is the only pyrimidine। Cytosine is the only pyrimidine common between DNA and RNA। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कर देना बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन। क्लियर? अगर मैं आप लोगों को इधर में यहाँ पे दिखा दूं, ये बड़ा सिंपल सा है। डीएनए में आप लोगों को कहा था मैंने कि 4 तरह के बेसिस हो सकते हैं, और वो डीएनए में जो 4 तरह का बेस है, एडेनिन है, गुआनिन है, फिर चाय का कप और थाइमीन होगा। तो बच्चों आरएनए में हो सकता है एडेनिन, आरएनए में हो सकता है गुआनिन, आरएनए में हो सकता है साइटोसिन, आरएनए में हो सकता है यूरासिल। अब देख लो आप इधर, जो ये 2 बेसिस हैं ये दोनों के बीच में कॉमन है, और ये भी इसमें कॉमन है।
और ये कॉमन है, लेकिन बच्चों ये खाली डीएनए के अंदर और ये खाली आरएनए के अंदर। तो अगर मैं यहाँ में आप लोगों को बता दूं पायरिमिडीन कौन कौन सा था, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। सो विच इज द ओनली पायरिमिडीन कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इट इज साइटोसिन। लेकिन प्यूरिन दोनों में होता है, इसमें भी इसमें भी, थायमीन इसमें, आरएन यूरासिल इसमें, लेकिन साइटोसिन इज द ओनली पायरिमिडीन व्हिच इज कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये हो गया सबका। Yes, sir. So this was regarding the DNA, the bases which are present in DNA and the RNA। और बच्चों ये तीन कंपोनेंट थे न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड का मैंने तीन कंपोनेंट बताया था, एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस। तो अब हम लोग इन तीन कंपोनेंट्स को सीखेंगे और इनको जोड़ देंगे और देखेंगे कि कैसे अब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, कैसे एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो देखो बच्चों, ये शुगर का 1 के साथ बेस अटैच होता है और ये शुगर के 5वें कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। तो अब हमें वही सीखना है कि कैसे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। Now you'll put a heading there, nucleoside and its structure। और ये वाला टॉपिक खत्म, कंपोनेंट्स। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड एंड इट्स स्ट्रक्चर। जिस बच्चे को भी इंग्लिश अगर सपोज थोड़ा वीक है ना, तो वो बच्चा मेहनत ज्यादा करे। मेरा बस एक ही सजेशन है, जिस बच्चे का इंग्लिश वीक है और वो बार बार नोट्स पढ़ते जाए, और बार बार नोट्स पढ़ने से क्या होगा, उसको वो वर्ड्स का मीनिंग समझता जाएगा और वो वर्ड दिमाग में प्रिंट हो जाएगा और वो वर्ड का मीनिंग भी उसको दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो वो नोट्स में भी रिवाइज कर रहा है, सब्जेक्ट पे भी होल्ड कर रहा है और प्लस उसका इंग्लिश भी डे बाय डे अच्छा होगा। और जो बच्चा दिमाग में ये रख लेगा कि मेरा इंग्लिश का कमजोरी है और अब मैं नहीं पढ़ सकता, वो मतलब हमेशा कमजोरी रहेगा। तो जिस बच्चे को पता है कि मेरा इंग्लिश में प्रॉब्लम है और खाली एक ही चीज है कि भाई उसको बार बार पढ़ते जाओ। अब तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि जूलॉजी में आप इंग्लिश का ग्रामर ले आओ, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो नोट्स हैं उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ते जाओ, इंग्लिश भी सीखते जाओगे और नोट्स भी रिवाइज होता जाएगा और अपने आप ही आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए आप लोगों को नए से जो आपको जूलॉजी में इंग्लिश सिखाए। तो जो आप लोगों का इंग्लिश टीचर है वो आपको अपना इंग्लिश वगैरह जो भी ग्रामर वगैरह होगा वो सिखाते रहेंगे। और लेकिन इस नोट्स को बार बार पढ़ते रहो। और अगर कोई बच्चा जिसका इंग्लिश अच्छा है, उसको कोई परेशानी नहीं है और वो बच्चा 4 बार पढ़ रहा है या 2 बार पढ़ रहा है हफ्ते में जूलॉजी, या 4-5 बार पढ़ रहा है, और जो बच्चा इंग्लिश वीक है तो मेरे लिहाज से उसको 10 बार पढ़ना चाहिए। नहीं ओनली द जूलॉजी, हर कोई सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो। और देखो उसका इंग्लिश अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो दिमाग में लेके बैठा कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं नहीं कर सकता, तो उसका हमेशा कमजोर ही रहेगा, वो कभी कभार अपने आप को सही ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अपने आप को, आपका वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लो और वो वीकनेस आपका एक दफा एक समय में वो स्ट्रांग पॉइंट बनेगा। तो जो ही वीकनेस को आप सही करेंगे, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो है कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेहनत कर लो, मेहनत के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो अब देख लो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड जो है इसमें आप लोग लिख लेना, न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ बेस एंड sugar। Nucleoside is the complex of base and sugar in which, चलो अलग पॉइंट लिखेंगे हम, इन विच। और इसका मतलब क्या है, यहाँ में हम लोगों ने सीखा कि ये न्यूक्लियोसाइड अब बनेगा, लेकिन किसके ज्वाइन होने से, बेस
जब शुगर के साथ ज्वाइन होगा और यहाँ में बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों ये न्यूक्लियोसाइड देखो, इन न्यूक्लियोसाइड बेस एंड शुगर are connected by n glycosidic bond. In nucleoside, base and sugar are connected by n glycosidic bond. और next point लिख लेना, in case of, अब कौन सा बॉन्ड इन दोनों को कनेक्ट करेगा? बच्चों कौन सा बॉन्ड बेस और शुगर को कनेक्ट करेगा आपस में? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सर। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था, और लेकिन वहां O था बीच में, यहाँ में N होगा। तो देखो, इन केस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स, दे N9 of purine base reacts with C1 of sugar। ये अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले लिखो आप इसमें। और इन केस ऑफ pyrimidine nucleosides, the N1 of pyrimidine base reacts with C1 of sugar। तो इसी तरीके से आप लोग लिख लेना कि जो देखो, the name of purine nucleoside ends with SINE, SINE है ये। और यहाँ पे लिख लेना the name of pyrimidine nucleoside ends with di। Are you done with this? Yes, sir. बच्चों अब आप लोगों को मैं ये लास्ट वाले 4 पॉइंट जो है समझा देता हूँ। पहला वाला मैंने आप लोगों को बताया, शुगर और बेस का कॉम्प्लेक्स होता है और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कनेक्ट करता है शुगर और बेस के साथ। तो अब सीख लो ये 4 पॉइंट। अब देखो, इसमें मैं सबसे पहले शुगर को ही लूंगा, और शुगर मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से बताया था। तो ये शुगर का कार्बन एटम 1, और बच्चों इस शुगर का यहाँ में कार्बन एटम 5th, और ये H होगा, और यहाँ में OH होगा नीचे, और यहाँ में होगा OH नीचे, और यहाँ में H होगा। तो बच्चों इधर में H होगा। तो अब मैं ऊपर में बेस बनाऊंगा। तो ये मैं बेस, चलो एडेनिन बनाऊंगा। ये एडेनिन का बेस है इधर, और बच्चों इस एडेनिन के बेस में यहाँ में ये नाइट्रोजन था, और इसमें
यहाँ में नाइट्रोजन था और इधर में भी नाइट्रोजन था और यहाँ में डबल बॉन्ड था। और बच्चों एडेनिन के बेस में इधर बताया था NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ डबल बॉन्ड था। अब देख लो इसको, पहले लिखना बंद कर लो, एकदम से लिखना बंद कर लो, पहले सीख लो इसे। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था H होता था 9 पे और बच्चों इस राइबोस शुगर में ऊपर OH होता था। तो अब ये राइबोस शुगर का ये कार्बन एटम 1 है और बच्चों ये वाला नाइट्रोजन 9 है। तो अब ये नाइट्रोजन 9 इसके साथ रिएक्ट करेगा 1 के साथ और ये पानी जो है ना ये बाहर आएगा वाटर मॉलिक्यूल। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो बॉन्ड जो है इनके बीच में ऐसे होगा and they will get connected by this bond now। और ये वाला 9th एटम था और बच्चों ये 1 है। तो इसीलिए कहा था मैंने आप लोगों को इन केस ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड्स द N9 ऑफ प्यूरीन बेस रिएक्ट्स विद C1 ऑफ शुगर। तो ये यहाँ में C1 ऑफ शुगर है और ये बेस का यहाँ में 9th है और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ये जो बॉन्ड है इधर, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बच्चों ये कौन सा बेस है ऊपर, ये कौन सा बेस है ऊपर? एडिनाइन। एडेनाइन। तो अब देखो जो ये न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा पाइरिमिडिन प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड का, वो एंड होगा साइन से। तो यहाँ में अब लगेगा एंडिनोसाइन। अब देखो मैं आप लोगों को फिर पाइरिमिडिन वाला बेस का भी नाम सिखाऊंगा। यहाँ मैं दोबारा लूंगा कि ये राइबोस शुगर है और बच्चों इस राइबोस शुगर में यहाँ में इसके कार्बन एटम से जो मैंने आपको सिखाए, चलो मैं राइबोस यहाँ नहीं लूंगा, मैं यहाँ डीऑक्सीराइबोस लूंगा। और यहाँ में कार्बन एटम 5th होगा और यहाँ में ये 4th होगा। और राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में फर्क कहाँ पे था? सेकेंड कार्बन एटम पे। तो सेकेंड कार्बन एटम पे यहाँ H है और यहाँ में H है। तो बच्चों साइमल्टेनियसली यहाँ में भी H नीचे होगा और OH ऊपर होगा। तो अब मैं यहाँ में बेस को लाऊंगा और वो बेस लाऊंगा मैं यहाँ पे, यहाँ में नाइट्रोजन और यहाँ में नाइट्रोजन। बच्चों the base which I will take here and that will be साइटोसिन। चलो साइटोसिन लूंगा मैं यहाँ पे। तो साइटोसिन का मैंने आप लोगों को क्या था, 4 पोजीशन पे क्या था? अमाइनो ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे क्या था? ऑक्सो ग्रुप, है ना। और यहाँ में सिंगल बॉन्ड था और बच्चों इधर में भी सिंगल बॉन्ड था। और लेकिन यहाँ में आप देखो यहाँ OH है और इधर में H है। तो ये OH और H रिएक्ट करेगा और एज अ वाटर जो है वो बाहर आएगा। तो जब वाटर बाहर आएगा तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड जो है दिस विल बी द N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो ये नाइट्रोजन का कौन सा एटम था इधर में? 1। और बच्चों ये कौन सा कार्बन एटम है? 1'। तो इधर में क्या बताया था आप लोगों को, इन केस ऑफ पाइरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स द N1 ऑफ पाइरिमिडीन बेस रिएक्ट्स विद C1 ऑफ शुगर। और जो नेम होगा पाइरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड वो एंड होगा डाइन से। अब ऊपर में आप लोगों को मैंने कौन सा बेस लिखाया? साइटोसिन। तो बच्चों इधर में क्या होगा? साइटडाइन। और लेकिन यहाँ में डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो इसीलिए हमें डीऑक्सी आगे लगाना जरूरी है। तो डीऑक्सीसाइटडाइन। Now which bond is this here? कौन सा बॉन्ड है ये? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस तरह से अब बेस जो है शुगर के साथ अटैच होता है। अगर राइबोस शुगर होगा तो डीऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा
तो डीऑक्सी आगे लगाना जरूरी है। अब प्यूरिन बेस का नाम लास्ट में किससे एंड होगा? साइन से। तो बच्चों पायरिमिडीन बेस का लास्ट वाला नाम किससे एंड होगा? डाइन सर। डाइन से। जरा मुझे ग्वानिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ। ग्वानाइन के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ। ग्वानाइन प्यूरिन है या पायरिमिडीन है? बच्चों ग्वानाइन प्यूरिन है या पायरिमिडाइन है? Purine. प्यूरिन है। तो प्यूरिन का नाम में लास्ट में साइन लगता है या डाइन लगता है? Sign. साइन। तो क्या होगा ग्वानाइन के न्यूक्लियोसाइड का नाम? ट्राई कर लो भाई, यहाँ एडिनोसाइन ग्वानोसाइन होगा। तो अब बताओ मुझे यूरासिल प्यूरी पायरिमिडीन है या प्यूरिन है? Pyrimidine. यूरासिल का नाम बताओ मुझे, यूरासिल के न्यूक्लियोसाइड का नाम। यूरासिल के न्यूक्लियोटाइड का नाम। साइटोसिन का नाम क्या है? साइटिडाइन। जरा बच्चों यूरासिल का नाम क्या होगा? यूरिडाइन। क्या होगा? इसी तरीके से थायमीन का थायमिडाइन, यूरासिल का यूरिडाइन, साइटोसिन का साइटिडाइन, एडेनिन का एडेनोसाइन और ग्वानाइन का ग्वानोसाइन। अब कौन सा बॉन्ड होता है बेस और शुगर के बीच में? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसाइड। ये स्ट्रक्चर हो गया। यस सर। अब देखो मैं आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड का नाम सिखाऊंगा। तो अब आप लोग वहां पे हेडिंग कर लेना या डायरेक्टली लिख लेना कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। तो बच्चों न्यूक्लियोसाइड शुगर के बेसिस पे दो तरह के होंगे। तो एक न्यूक्लियोसाइड होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड और बच्चों दूसरा वाला होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो ये दो तरह का न्यूक्लियोसाइड होंगे लेकिन शुगर के बेसिस पे, क्योंकि इसमें राइबो शुगर होगा और इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होगा। लेकिन अगर मैं बेसिस के बेस कंसिडर करूं तो राइबो शुगर 4 बेस के साथ होता है। एक किसके साथ? एडेनाइन के साथ। तो क्या होगा? एडेनोसाइन। एक किसके साथ? ग्वानाइन के साथ। तो क्या होगा? ग्वानोसाइन। और एक किसके साथ? साइटोसिन के साथ। तो होगा साइटिडाइन। And one with what? Uracil, and then it will be uridine. So simultaneously with the deoxy it will be, अगर adenosine होगा और deoxyriboose शुगर होगा तो deoxy adenosine, और अगर guanine होगा तो deoxy को, और अगर साइटोडीन होगा तो deoxycytidine। और बच्चों यहाँ पे होगा थायमीन के आगे डीऑक्सी लगाना जरूरी नहीं है, बिकॉज मैं आप लोगों को कहा कि थायमीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डीएनए and DNA always contains deoxyribose sugar, so there is no need to write deoxy in front of thymidine. Clear? बच्चों अगर किसी इंसान का नाम हसन है तो अगर हम हसन कहेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो इंसान होगा। तो अब इस हसन के आगे ह्यूमन लगाना जरूरी नहीं है, ह्यूमन हसन। तो वैसे ही आप लोगों को बताया था मैंने कि जो ये थायमीन होता है, थायमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए,
और डीएनए ऑलवेज कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो अब अगर हमें पता है कि थायमीन डीएनए के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होगा, तो हमें पता है कि थायमीन के अंदर हमेशा डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो वो वैसी वाली बात हो गया, अगर हम हसन के आगे ह्यूमन लगाएंगे, ह्यूमन हसन, तो वैसे ही हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडाइन। तो इसलिए थाइमिडाइन समझने से भी, नाम कहने से भी पता चल जाएगा कि भाई डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और प्लस थाइमीन होगा। तो ये है न्यूक्लियोसाइड्स का नाम। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हमें सीखना है कि न्यूक्लियोसाइड कैसा होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड अब हमें देखना है। तो अब आप लोग हेडिंग कर लो वहां में, न्यूक्लियोटाइड एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें लिख लेना द फॉस्फोईस्टर of nucleoside is called as nucleotide. It's called as nucleotide. But that is nucleotide is complex of nucleoside and phosphate. That is nucleoside is complex of what? Nucleoside and phosphate. तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे हैं, न्यूक्लियोटाइड जो हैं, अगर न्यूक्लियोसाइड जो अभी देखा था हम लोगों ने, बेस और शुगर के मिलने से बना, तो उसके साथ फॉस्फेट आएगा। तो बच्चों न्यूक्लियोसाइड खुद किसके बराबर होता है? न्यूक्लियोसाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड किसके बराबर हो, किसके बनने से न्यूक्लियोसाइड बनता है? किसके मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है? Base and sugar. वेरी गुड, बेस एंड शुगर। तो दैट मींस न्यूक्लियोसाइड बेस और शुगर होगा और प्लस इसके साथ फॉस्फेट आएगा। तो जब तीनों स्ट्रक्चर मिलेंगे तो यहां में बनेगा न्यूक्लियोटाइड। या तो कहेंगे न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और या तो कहेंगे न्यूक्लियोटाइड इज बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। डन? Yes, sir. तो अब लिखना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन न्यूक्लियोटाइड, the phosphate remains attached with fifth carbon of sugar by phosphoester bond. In nucleotide, सॉरी यहाँ पे द फॉस्फेट होगा, in nucleoside the phosphate remains attached with fifth carbon of sugar by phosphoester bond. कौन सा बॉन्ड था बेस और शुगर के बेस में, बीच में? बच्चों कौन सा बॉन्ड था बेस और शुगर के बीच में? N-glycosidic bond. वेरी गुड। अब बताओ कौन सा बॉन्ड होता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में? यहाँ लिखा हुआ है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब सीख लो, अब यहाँ पे तो कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी है। यहाँ मैं लिखूंगा कि ये सपोज शुगर है, और बच्चों मैं पहले आपको एक राइबोस शुगर से सिखाऊंगा, एक मैं आपको डीऑक्सीराइबोस से।
अब हम लोगों ने सीखा है कि बेस ऊपर अटैच होता है और बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइसोल। कैसे बेस अटैच होता है वो भी सीख लिया है। तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ बेस लिखेंगे, और चलो एक बेस लिखेंगे हम एडेनाइन, और वो एडेनाइन कैसे अटैच हुआ था वो यहाँ आप लोगों ने सीख लिया, ये वाला बॉन्ड। तो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड में डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आप लोग ये वाला बॉन्ड बना देना और ऐसे वाला दिखा देना। तो अब आपको मैंने दिखाया है कैसे बेस अटैच होता है, मैंने शॉर्टली बेस लिया। तो अब यहाँ मैं कार्बन एटम फिफ्थ को कंसिडर करूंगा। चलो पहले आप लोग सीख लो, अभी बनाना नहीं, अभी इसको सुन लो पहले। तो अब देखो बच्चों, यहाँ में फॉस्फेट आएगा, और ये फॉस्फेट आप लोगों को कहा था मैंने, फॉस्फेट में OH होता है, OH होता है, और यहाँ में OH होगा फॉस्फेट में। और ये का फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में कहा था CH2OH होता है। अब देखो क्या होगा, इधर में ये H और ये OH रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो वहां में बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो वो बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसे होगा। तो अब कौन सा एटम था ये इधर में, फिफ्थ कार्बन एटम, ये वाला क्या था 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये बाकी वाला जो राइबो शुगर का कॉन्फ़िगरेशन है OH है, और बच्चों OH है, और यहाँ में आप लोगों को H लगाना है। अब बताओ क्या कहा था मैंने, इन न्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट रिमेन्स अटैच्ड विद व्हाट, फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ शुगर बाय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। नाउ टेल मी व्हिच बॉन्ड विल बी दिस वन हियर नाउ। ये कौन सा बॉन्ड होगा अब? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड सर। वेरी गुड, दिस विल बी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जरा ये वाला बॉन्ड बता दो, ये कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सर। वेरी गुड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बच्चों जरा इसका नाम बताओ, अब कॉन्फिडेंटली बताना, डरना नहीं। हाँ, तो दिमाग से थोड़ा पहले सोचना, और उसके बाद जरा इसका नाम क्या होगा? जो मैंने सर्कल में रखा है इसका नाम बता दो क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड सर। हाँ हाँ, न्यूक्लियोटाइड। क्या ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? अरे अभी सिखाया था ना भाई, आप लोग घबरा क्यों जाते हैं? क्या ये न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है। तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है भाई? अरे अभी सिखाया था ना, अभी यहाँ सिखाया था ना, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? एडिनोसाइन सर। अरे जब शुगर मिलेगा एडेनिन के साथ, न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? एडिनोसाइन। एडिनोसाइन। तो क्या होगा इसका यहाँ पे नाम? एडिनोसाइन होगा। तो अब उस एडिनोसाइन के साथ जरा बता दो कितना फॉस्फेट मिला है, 1 या 2 या 3? इस एडिनोसाइन के साथ कितना फॉस्फेट यहाँ मैंने अटैच करके रखा है, 1 या 2 या 3? सर 1 ना। तो अब बताओ सर वो एक फॉस्फेट किसके साथ अटैच हुआ है? फिफ्थ कार्बन एटम के साथ। तो अब इस कंपाउंड का नाम हम लोग देंगे कि दिस इज एडिनोसाइन। और बच्चों वो एडिनोसाइन का फिफ्थ कार्बन एटम पे एक फॉस्फेट अटैच हो गया, तो एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। और इसी को हम लोग शॉर्टली कहते हैं 5' AMP, और या इसी को हम लोग सिंपली AMP कहते हैं। और कहा था मैंने आप लोगों को, जब ये फॉस्फेट अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड एसिड बनता है। तो और इस एसिड का नाम जो है एडिनाइलिक एसिड है। और बच्चों एडिनाइलिक एसिड को जब हम लोग आयनिक फॉर्म में नाम देंगे तो इसका नाम होगा एडिनाइलेट। तो ये इस न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंट नाम है, एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट, या तो कहेंगे एडिनाइलिक एसिड और या तो कहेंगे एडिनाइलेट। जरा इसका नाम बता दो मुझे जल्दी से, पहले आप लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। इसका नाम बता दो क्या है ये इधर, ये ए
What is this A here? अरे A का नाम बता दो, क्या है ये? adenine, वेरी गुड, A का नाम एडेनाइन है। जरा इसका नाम बताओ। adenosine sir. एडिनोसाइन, गुड। Adenosine. जरा इसका नाम बताओ आप। adenosine 5 monophosphate, एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। बच्चों, क्या जो ये वाला है, क्या ये बेस है? ये वाला, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? ये क्या ये बेस है या ये न्यूक्लियोटाइड है या ये न्यूक्लियोसाइड है? base, ये बेस है, गुड। तो Base. जरा ये बता दो, क्या ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है या बेस है? Nucleus. न्यूक्लियोसाइड। जरा ये बता दो, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है या बेस है? nucleotide, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो अब आपको बेस का नाम भी याद रखना है, न्यूक्लियोसाइड का भी नाम याद रखना है और न्यूक्लियोटाइड का भी नाम याद रखना है। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सिखाया न्यूक्लियोटाइड का कैसे बनाते हैं, और ये मैंने यहाँ में राइबो शुगर का बनाया। तो आप लोग अब घर में, आज आप लोगों का असाइनमेंट है डीऑक्सीराइबोस ले लेना आप शुगर, और बेस ले लेना साइटोसिन। जरा कौन सा बेस लेंगे आप? साइटोसिन। और यहाँ में आप लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर लेना, और एक मुझे आप लोग न्यूक्लियोटाइड बना के देना, और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है? No sir. अब कौन सा बॉन्ड होता है बेस और शुगर के बीच में? N glycosidic bond sir. and glycosidic, कौन सा बॉन्ड होता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में? phosphoester bond. फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। चलो मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। अब आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो और इसको प्रैक्टिस कर लो, कॉपी पे बना लो खुद, और देखो आप लोगों में अपने आप ही इंप्रूवमेंट आएगा। चलो, Thank आई you, विल sir. एंड दिस मीटिंग नाउ। टेक केयर, बाय। Thank you, sir. वेलकम।